हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम स्टडी कर रहे हैं घटना चक्र 2022 की सीरीज, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा। जो नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं उनसे संबंधित जो नोट्स हैं और उससे बनने वाले जो प्रश्न हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, ज्वालामुखी हो गई, इन सभी पे हम सारी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे और जितने भी MCQs इंपॉर्टेंट होंगे उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन और अपवाहन, पंख प्रवाह, हिम अवधाव, ये सभी चीज़ें जो है कि प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य उदाहरण हैं। इनमें से प्राकृतिक आपदाएं जो अधिकांशतः हैं वो तो या तो शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती प्राकृतिक शक्तियाँ नेचुरल, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलाप से भी आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे जंगलों को काटना या प्रदूषण को फैलाना, इन सारी चीज़ों से भी जो है कि आपदाएं बढ़ जाती हैं। अब जैसे हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, यानी कि अभी भूमि संतुलित नहीं हुई है। हिमालय के क्षेत्र में अभी भी लगातार उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। जैसे भारतीय प्लेट निरंतर जो है कि उत्तर की ओर गतिशील है और इस क्षेत्र में प्रायः भूकंप आते रहते हैं। इसलिए हमारे जो है कि उत्तराखंड देखेंगे, हिमाचल देखेंगे, नेपाल देखेंगे, तिब्बत देखेंगे, जहाँ भी हिमालय का जो है कि क्षेत्र है वहाँ पे भूकंप अभी भी आ रहे हैं। जैसे उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं, मतलब कम ज़्यादा मतलब शक्तिशाली नहीं होते, कम होते। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन दिल्ली में भूकंप कभी ऐसा प्रभावी भूकंप नहीं आया जिससे कोई दिल्ली को नुकसान हुआ हो। लेकिन वही नेपाल, हिमालय, उत्तराखंड, इनमें बहुत शक्तिशाली भूकंप आते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर है, यानी कि वो भूभाग स्थिर है, फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा रखा है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ भूकंप आता रहता है वहाँ पर। आगे हम देख लेते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसको हम कहते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तथा अन्य एजेंसियों के द्वारा प्राप्त जो आंकड़े दिए गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने जो भारत का भूकंप प्रतिरोधी जो डिज़ाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। और इस तरीके से भारत के भूक्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से हम 4 जोन में बांट सकते हैं। कौन कौन से जोन में हम देखते हैं? 4 जोन में आते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पर समझेंगे, आप देख सकते हैं कि 4 जोन वो कौन से हैं। तो देखिए, सेकंड से स्टार्ट होती, यही इसकी खासियत होती है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें 1 से स्टार्ट नहीं होता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो सेकंड वाले होते हैं अल्प तीव्रता, यानी कि कोई डैमेज नहीं है, बहुत लो होता है। थर्ड वाला डैमेज टू बिल्डिंग, फोर्थ वाला डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और जो 5 वाला होता है अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र, तो ये वेरी हाई डैमेज होते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि कौन से क्षेत्रों में ये सारे के सारे आते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो जोन 5 होता है, अब इसके जो स्टैंडर्ड मानक हैं इसको हम ना पढ़ के हम सीधे यहाँ पे देखते हैं कि ये अत्यधिक उच्च जोखिम क्षेत्र होते हैं। जैसे भारत के जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, और साथ ही साथ जो है कि कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के क्षेत्र है। अगर गौर करेंगे तो ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, केवल बिहार को छोड़ के बाकी सभी पहाड़ी क्षेत्र हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत ही अधिक सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे जो है कि ज़्यादा डैमेज करने वाले भूकंप आते हैं, ज़्यादा हाई प्रोफाइल के भूकंप आते हैं एक तरीके से। जोन 4 में अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र और सिक्किम इसमें शामिल होता है। एकमात्र ऐसा जो पहाड़ी क्षेत्र होते हुए भी जोन 4 में शामिल है, दिल्ली भी आपकी 4 में शामिल है। हमें देखना है कि हमारा यूपी स्पेशल ये किस में आता है। तो जोन 3 को देखते हैं तो लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत का भंस क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग इसी क्षेत्र में आता है। यानी आपका जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्षेत्र है वो किस में आता है? जोन 3 में। यानी बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि लखनऊ में अभी तक कोई ऐसा भूकंप नहीं आया, और भगवान ना करे ऐसा कुछ हो कि कोई भी बहुत क्षति पहुँचाई गई हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्षेत्र जो जोन 2 होता है। इसमें सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में आता है, अर्थात कि दक्षिण भारत के जो हिस्से हैं, जैसे कर्नाटक पठार का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आता है। यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखलाओं या श्रृंखला में से देखा जाता है। दूसरी आती है प्राकृतिक आपदा सुनामी। सुनामी क्या होती है दोस्तों? जो समुद्र की लहरें जब बहुत तेज़ी से उफान मारती हैं पानी में, समुद्र में, तो उसी को हम समुद्री तूफान या यूँ कहें कि सुनामी कहते हैं, जो कि एक जापानी शब्द है। और भारत की हाई पावर कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट जो 2001 आई थी, उसने कहा कि सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन अथवा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। जब समुद्र में भूकंप आता है तो पानी हिलता है, भूस्खलन होता है, चट्टानें टूटती हैं या ज्वालामुखी उन दरारों से निकलती है, तो सुनामी वहाँ पे पैदा होती है।
अधिकांश सुनामी समुद्र अधः स्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती है। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है, क्योंकि जब कोई टूरिस्ट प्लेस पे आप देखेंगे कि बहुत अधिक लोग जो है कि घूम रहे होते हैं, अचानक वहाँ पे सुनामी आती है तो कई लोगों को जो है कि अपने साथ बहा कर ले जाती है। इसीलिए बंदरगाह या लहर या भूकंपीय जो समुद्री लहर हैं उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। आगे देखते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर की कहाँ पे जो है कि एक सेंटर दिया गया, बनाया गया है। तो जुलाई 2005 में हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया, सुनामी वार्निंग सेंटर, जो पूरे भारत की सुनामी को देखेगी। और 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में, ध्यान देना ये डेट, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में कहाँ पे आप देखेंगे कि बम्बई के तट पे आप यहाँ देख सकते हैं, आए सुनामी द्वारा कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ। कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स डीवी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। यानी ये वाला जो तट होता है ये कोरोमंडल तट हो गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1875 में हुई और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। कौन से मंत्रालय के अधीन है ये? जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये नई दिल्ली में मुख्यालय और ये पृथ्वी विज्ञान यानी कि अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये काम कर रही है। साथ ही साथ इसने क्या बताया, उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उपदेशक जो स्तर है वो जो है कि कार्यालय कहाँ पे है, पुणे में है। आगे देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बनाया गया था, जिसे 1905 में शिमला में और 1928 में पुणे और अंततः 1944 में दिल्ली में हस्तांतरित कर दिया गया। आगे देखते हैं, किसी नदी का तटीय भाग में उच्च जलस्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जिससे भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। यानी कि बाढ़ भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। जब यह कुछ ऊंची हो जाती है, यानी कि जब यह जो है कि काफ़ी देख सकते हो कि जब नदी का जलस्तर जब बढ़ जाता है तो हम उसे बाढ़ भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मानसून की अनियमितता का दूसरा परिणाम बाढ़ों का आना होता है। जैसे कभी कभी मानसून बिल्कुल सूखा हो जाता है तो भी आपदा होती है। कभी मानसून इतना अधिक आता है कि बारिश इतनी अधिक होती, इतनी तेज होती कि सारी नदियां जो है कि क्या होती, अपने जलस्तर से ऊपर उठ के शहरों में, नगरों में, राजधानियों में प्रवेश कर जाती हैं और लोगों को पलायन करना पड़ता है। जैसे बिहार में कोसी नदी हो गई, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी हो गई। इनकी वजह से जो है कि जो बाढ़ आती है तो ये मानसून की अनिश्चितता का भी एक परिणाम होता है। आगे देखते हैं हम, फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं, जो ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं। उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण और निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में बाढ़ जो है कि 3 स्तर पर आती है। एक तो होती है उच्च बाढ़ प्रवण, यानी कि जहाँ सबसे अधिक बाढ़ आती है, फिर मध्यम स्तर पर होती है और एक निम्न स्तर पर होती है। जैसे उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र का मतलब हो गया कि जहाँ पे बाढ़ अक्सर आती है और ज़्यादातर आती है, तो वो उत्तर प्रदेश का लगभग 48% जो है कि क्षेत्र को कवर करता है। जैसे इसमें पूर्वी क्षेत्र आच्छादित होता है, जैसे कि आपका बनारस, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और ये आपका सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, जहाँ पे सबसे अधिक बाढ़ आती है। आगे देख सकते हैं आप, दूसरी जो है कि एक चक्रवाती तूफान अथवा चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं। जो हवाएं इस तरीके से गोल गोल घूमती हैं, इन्हीं को कहा जाता है। अगर आप देखें उत्तरी गोलार्ध, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए 0 डिग्री है आपकी और इसके ऊपर का जो है कि उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें दिशा जो होती है चक्रवात की वो कैसी होती है, घड़ी की सुइयों के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की स्थिति देखेंगे तो हवाएं कुछ इस तरीके से चलेंगी, ऐसे चलेंगी। लेकिन अगर दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे तो घड़ी की दिशा में चलती है, इस तरीके से। तो इसी को हम कहते हैं। और साथ ही साथ भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही प्रभावित होते हैं। किसमें? बंगाल की खाड़ी में भी आते हैं और अरब सागर में भी आते हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी में अधिक तापमान के कारण बने निम्न दाब से अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो सामान्यतः अगर आपसे पूछे कि भारत में चक्रवात की प्रवृत्ति सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलती है, तो आप बंगाल की खाड़ी में कह सकते हैं। अरब सागर से भी ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं। यहाँ उठने वाले जो चक्रवात हैं, घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भारत है वो 0 डिग्री से ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, और इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात की वायु होती है वो कैसी होती है, घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि अतः बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात जैसे तमिलनाडु, श्रीलंका को तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और ओडिशा को प्रभावित करते हैं।
मानसून काल जब जून से सितंबर तक होता है, इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। क्योंकि जब आपके बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठेगा तो कहीं ना कहीं वो तट से जब टकराता है तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश इसमें जो है कि ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है अपना। आगे देखते हैं हम, इससे संबंधित और भी चीज़ें समझते हैं। जैसे मानसून जब खत्म हो जाता है, मानसून के पश्चात जब अक्टूबर और दिसंबर में दक्षिण एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात सामान्यतः तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, ओडिशा को और बंगाल के तट को प्रभावित करते हैं। ओडिशा चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है। यानी यहाँ पे चक्रवात भी आता है, यहाँ बाढ़ भी आती है और यहाँ सूखा भी पड़ता है, जिस कारण यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है। तो आप अक्सर सुनेंगे कि उड़ीसा में कभी चक्रवात आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी सूखा आ रहा है, मानसून सूखा, बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझता है। और अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव अधीन चट्टान तथा मिट्टी के अचानक ढलान से नीचे की ओर खसकने की क्रिया को ही भूस्खलन कहते हैं। यानी बड़े बड़े जो पत्थर पहाड़ से नीचे उतर जाते हैं, चट्टानें टूट जाती हैं। जैसे हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति अधिक देखी जाती है। जैसे आप केदारनाथ जा रहे हो या नैनीताल जा रहे हो या जम्मू कश्मीर जा रहे हो और अचानक रास्ते में आप देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के जो टुकड़े हैं वो बुरादा बन के, भुरभुरे बन के, छोटे छोटे कंकड़ों के रूप में अचानक सड़कों पर गिर जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं हिमस्खलन या भूस्खलन कहते हैं। और इसका प्रमुख कारण क्या होता है? भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना। भूकंप अगर आता है तो भी भूकंप से क्या होती है, जो चट्टानें होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। और इस तरीके से सड़क, बांध निर्माण आदि जो करते हैं हम लोग, तो खनिज के लिए बड़े पैमाने पर खनन का कार्य किए गए, जिसके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि देखी जाती है कि लगातार हिमालय में भूस्खलन आ रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम आगे देखें कि भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक और संरक्षी उपाय, तैयारी और मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपका कि देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, सिखाया जाएगा कैसे आपदा से रोका जा सकता है, बचा जा सकता है, तो इसके लिए जो ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है वो लातूर, महाराष्ट्र में बन रहा है। आइए इस पे जो MCQs बने हम उसे पढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे UPRO 2014 में प्रश्न है कि सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित था? तो जो सन 2004 में आया था वो कोरोमंडल तट पे जो है कि सबसे अधिक प्रभावित रहा। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और कोरोमंडल तट में भी ये हिंद महासागर में आए सुनामी का परिणाम था। हुदहुद चक्रवात, अभी देखिए MPPCS 2016 हुदहुद चक्रवात आपने पढ़ा था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो आंध्र प्रदेश का तट हुआ, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से उठा था वहाँ पे, और ये हुदहुद जो है कि आंध्र प्रदेश को ज़्यादा इसने प्रभावित किया। वहीं साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ इसने नेपाल को भी प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से इसने आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थापित हो रहा है? अभी हमने बताया कि हैदराबाद में स्थापित हो रहा है। तो देखते हैं हम आगे ऑप्शन, अगर हैदराबाद दिया होगा तो जी बिल्कुल दिया हुआ, C ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा कि सुनामी जो है कि वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया गया जो 2005 में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थापित है, और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो है कि एक डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रहा है। और इसकी स्थापना तो 1875 में हुई थी, लेकिन वर्तमान में 1944 से ही यह दिल्ली में स्थानांतरित है। और यह किसके अंतर्गत है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश। अगर आप बाढ़ को देखेंगे, भूकंप को देखेंगे, सूखा को देखेंगे, चक्रवात को, तो देखिए चक्रवात तो जाहिर सी बात है जो है कि आपको किधर परेशान करेगा। अगर आप देखेंगे तो चक्रवात आपको झारखंड और उत्तरी ओडिशा यहाँ पे ज़्यादा प्रभावित करेगा। वहीं आप अगर भूकंप देखेंगे तो भूकंप तो हिमालय के क्षेत्रों में आते हैं, हिमालय के गिरिपात क्षेत्र जो तराई क्षेत्र होते हैं उसमें। वहीं अगर आप जो है कि बाढ़ और सूखा देखेंगे तो सूखा आपका मध्य पूर्वी भारत हो गया, और बाढ़ आपकी सामान्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में बाढ़ भी देखने को मिलती है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 है हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है, और हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन का कार्य चल रहा है। अगर आप हिमालय में खनन करोगे तो कहीं ना कहीं आंतरिक स्थल पे क्या होगा? भूकंप की स्थिति बढ़ेगी। भूकंप होने से भूस्खलन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए A ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, बंगाल की खाड़ी में पानी में रसायन चक्रवातों से बनने में सहायक होते हैं। रसायन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अंडमान और निकोबार लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती हैं, ऐसा भी नहीं है। शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि चक्रवात क्यों आते हैं, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में जो है कि अधिक गर्मी होती है, पानी का तापमान जो है कि बहुत अधिक होने से यहाँ लो प्रेशर का निर्माण
निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पूर्वी तट पश्चिम बंगाल में जो है कि सबसे अधिक चक्रवात आते हैं। वहीं भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखलाओं में पड़ता है। यह बात भी आप सही कहेंगे, क्योंकि ये जो है कि जो व्यापारिक पवन है वो आपकी 30 डिग्री से जो है कि 0 डिग्री की ओर चलती है, और जो हमारा 23.5 डिग्री कर्क रेखा है उसी के नीचे सामान्यतः हमारा पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। इसलिए भी जो है कि दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए भी ज़्यादा चक्रवात देखने को मिलते। तो 8 का ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। यह बात बिल्कुल सही है, और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो 9 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो हमने अभी बताया कि बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी आपदा झेलने में सबसे आगे हमारा ओडिशा राज्य है। तो बी इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ हो रही है। तो लातूर महाराष्ट्र में हो रही है। कहाँ पे? महाराष्ट्र, लातूर में हो रही है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। तो देखिए, उत्तराखंड भी आता है, हिमाचल का प्रदेश भी आता है, कच्छ भी आता है, लेकिन कर्नाटक नहीं आता, क्योंकि कर्नाटक किस में आता है? जोन नंबर 2 में आता है, जो सबसे कम, यहाँ पे कोई भी प्रभावित नहीं होता है, मतलब बहुत ही कम स्तर का जो है कि भूकंप आता है। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फिर से जोन के बारे में दिया है। भारत को कितने भूकंपी जोन के अंचलों में बांटा गया। तो केवल 4 में बांटा गया, लेकिन यहाँ पे इसकी शुरुआत 1 से नहीं करनी है, बल्कि 2, 3, 4, 5 इस तरीके से इसको 4 अंचलों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, भुज, हैदराबाद, श्रीनगर और चेन्नई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैदराबाद को जो फर्स्ट में दे दिया, जबकि ऐसा कोई श्रृंखला है ही नहीं, और चेन्नई सेकंड में आ रहा है, तो हैदराबाद भी आपका सेकंड में आएगा। जबकि श्रीनगर तो भाई पहाड़ी क्षेत्र में तो 5 में होगा, भुज मान लिया कि 4th में हो सकता है, लेकिन बी और डी को कैसे हम सेटिस्फाई करें। तो ये जो है कि यहाँ पर गलत है। देखिए, भुज जो है कि 5 में दे रहा है, हैदराबाद सेकंड में, श्रीनगर 5 में और चेन्नई 3rd में, इसलिए यहाँ पे स्टार बना था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिछले दो दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। बिल्कुल, गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों में गहराई में कमी हो रही है, इसलिए नदियाँ क्या होती हैं, स्थल खंड पे अपने पानी को बहाने लगती हैं, और स्थल खंड पे शहर, नगर, गांव बसे होते हैं, इसलिए वहाँ पे बाढ़ की प्रतिबिंब जो देखने को मिलता है, बाढ़ बार बार आती है। इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही सही हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है। तो बिहार। बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आती है, बिहार में बहुत अधिक बाढ़ आती है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। तो हमने बताया पूर्वी भारत, जहाँ पे आपका गोरखपुर, महाराजगंज, चंदौली, बनारस, गाजीपुर, ये सारे क्षेत्र जो है कि आपके बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा सही है। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। भारत आपदा युक्त देश है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि विकासशील देश उतना अधिक अवेयर नहीं होते हैं, उतनी अधिक टेक्नोलॉजी से यूज़ नहीं होते हैं कि तुरंत वो अपने आप को रिपेयर कर लें भूकंप के बाद। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। बिल्कुल, इसमें MIC गैस निकली थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये 1984 में ये घटना घटित हुई थी। कब घटित हुई थी? 1984 में। तो ये हो गया। भारत आपदा युक्त देश है। बिल्कुल, आपदाओं पे यहाँ पे आती हैं। मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रभाव को कम करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे या तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, या फिर 1, 2, 3, 4 चारों हो जाएंगे। तो आइए हम आगे ऑप्शन में देखते हैं 18 वाले का। यहाँ पे देखिए कोई दिया ही नहीं है, जबकि 1, 2, 3, 4 चारों ही होना चाहिए था। आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में बताई जा रही है, यानी पहला भी सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानवीय चूक का परिणाम थी, जो 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस निकली थी, तो यह भी सही है। वहीं अगर आप देखेंगे कि मैंग्रोव वन अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सही हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
फर्स्ट और सेकंड इसका मिलान करना है। बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी। यह प्रश्न रिपीटेड है, मैं आपको बताऊं यह प्रश्न रिपीटेड है जो है कि, और आपको यहाँ पे कूट दिया हुआ इस तरीके से मैचिंग करने के लिए। तो आप देखेंगे कि भूकंप कहाँ आएगा, भूकंप तो आएगा हिमालय के क्षेत्रों में। बाढ़ कहाँ आएगी, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में। सूखा आएगा आपका पश्चिमी और मध्य भारत, यानी कि जो आपका कच्छकरण हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया, ये सब सूखे क्षेत्र होते हैं। और सुनामी जो है कि भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र, क्योंकि तटों के समीप यानी हिंद महासागर में लगातार सुनामी आने की चांसेस रहते हैं। तो ये आपका सही मिलान हो गया। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाढ़ उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान, भूकंप हिमालय के क्षेत्र, सूखा पश्चिमी व मध्य भारत के क्षेत्र, सुनामी भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, समुद्री तूफान तौकते किस महासागर में आता है, बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में। अब ध्यान देना, हिंद महासागर के तो दोनों ही पार्ट है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो आपसे पूछा रहा समुद्री जो तूफान था तौकते वो किधर आया था, और तीसरा दिया है कैस्पियन सागर और अरब सागर। तो देखिए अरब सागर में जो है कि तौकते आया था, और यह 2021 में गुजरात के तट से टकराया, और गुजरात का तट अरब सागर के तट पर स्थित है। अब अगला टॉपिक है हमारा मिट्टियाँ, जिसमें हम मिट्टियों को अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।